नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। आज मैं बात करने वाला हूँ पैसों के जंगल के बारे में, जो कि हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ करते हैं स्टॉक्स में। ठीक है, तो इसको मैंने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2024 में। तो तब से लेके आज तक कैसा परफॉर्मेंस रहा, और आज मैं दोबारा इसका वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ अपडेट्स आए हैं, नया डेटा बैंक आया है महेश सर द्वारा, और भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या क्या होगा आज के वीडियो में वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं एक क्विक इंट्रो करूंगा पीकेजे इन स्टॉक्स, ये स्ट्रैटेजी क्या है। ये क्विक इंट्रो इसलिए होगा क्योंकि डिटेल में मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डिटेल में इसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं क्विक इंट्रो इसलिए कर दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ और वो किस प्रिंसिपल पे चलती है। ओके, उसके बाद मैं बात करूंगा लेटेस्ट डेटा बैंक प्रोवाइडेड बाय महेश सर। तो महेश सर ने हमें स्टॉक्स का पूरा डेटा बैंक नया ला के दिया है, जिसके बेसिस पे हम अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो डेटा बैंक आ चुका है, उसे आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, तो कुछ स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए थे अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अक्टूबर 2024 में। अब इस नए डेटा बैंक आने के बाद मैंने फिर से उनकी लिस्ट निकाली है जो अब के हिसाब से बेस्ट स्टॉक्स हैं। तो रीबैलेंसिंग कुछ मैंने करी है, कुछ स्टॉक्स हटाए हैं, कुछ नए ऐड करे हैं, उसके बारे में बात करूंगा। और आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे रीबैलेंसिंग कर सकते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिर मैंने कुछ ऐड किए हैं गूगल शीट्स में न्यू फीचर्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे वो चलते हैं, कैसे यूज़ करने हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्विक इंट्रो ऑफ पीकेजे इन स्टॉक्स। तो क्या है पीकेजे? पीकेजे का फुल फॉर्म है पैसों का जंगल। सबसे पहले स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी पैसों का पेड़, जो महेश सर द्वारा निर्मित स्ट्रैटेजी है, उसको मैंने एनहांस किया है, काफ़ी सारी नई चीज़ें ऐड करी हैं। और किसी एक स्टॉक में या ईटीएफ में जब हम करते हैं तो उसे पैसों का पेड़ कहते हैं। एक पेड़ है जिसमें से हम फल तोड़ के, मतलब उसमें से जो बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं, वो हम फलों की तरह तोड़ते हैं, इसलिए इसे पेड़ कहा जाता है। लेकिन जब बहुत सारे पेड़ हम लगा देते हैं तो वो बन जाता है एक जंगल। तो यहाँ पे हम बहुत सारे स्टॉक्स में एक साथ इस स्ट्रैटेजी को करते हैं, इसलिए इसका नाम है पैसों का जंगल। तो क्या है इस स्ट्रैटेजी के मेन स्टेप्स, मेन फीचर्स, वो जल्दी से हम समझ लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम सारे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। जब हमने स्टॉक सेलेक्ट किए उसके बाद हमें सबसे पहला स्टेप करना होता है, उन सब स्टॉक्स में हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं डे 1 पे। सपोज आज आपने अपनी लिस्ट तैयार करी, आज आपका डे 1 है, तो आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। कितना अमाउंट होगा वो आपके ऊपर है, आप कितना करना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपने 15 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, आप 10,000 हर किसी में करना चाहते हैं, तो 10,000 इंटू 15 स्टॉक्स, वो आपका हो गया लमसम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करेंगे आज के दिन। वो हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है हम उन सभी स्टॉक्स में मंथली SIP स्टार्ट कर देते हैं। अब आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि मंथली SIP आप ऑटोमेट कर सकते हैं या फिर मैनुअली करनी पड़ेगी। कई सारे ब्रोकर्स ऑटोमेशन की फैसिलिटी देते हैं जहां आप अपनी सिप डिफाइन कर सकते हैं कि इतने यूनिट्स या इतने अमाउंट की मुझे सिप करनी है, और हर महीने उस डेट पर वो सिप ऑटोमेटिकली हो जाती है, बस आपको अपनी गूगल शीट में रिकॉर्ड करना है। अगर वो फीचर आपके ब्रोकर में नहीं है तो आप मैनुअली उस दिन अपनी सिप कर सकते हैं, मतलब मैनुअली परचेज करेंगे आप स्टॉक्स उतनी क्वांटिटी का जो भी आपका सिप अमाउंट है। उसके बाद बाय इन डिप्स। अब देखिए, कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर नहीं जाता, लगातार नीचे नहीं जाता, तो जब वो नीचे गिरने लगता है, यानी कि हमारा सेलेक्टेड स्टॉक अब और सस्ता हो गया है, तो ये एक मौका है उसमें और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। तो उसे मैं कहता हूँ BID, यानी कि बाय इन डिप्स। डिप्स मतलब जब नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो हम इसमें बाय इन डिप्स करते हैं जब स्टॉक सस्ता होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है जब स्टॉक ऊपर जाने लगेगा तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो वैसा होने पर हम अपने विड्रॉल स्टार्ट करते हैं। तो इसको, ये जो स्टेप 4 है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो एक हटके चीज़ है, किसी और स्ट्रैटेजी में हम नहीं करते हैं। ये एक्सक्लूसिवली PKP या PKJ, मतलब पैसों का पेड़ या पैसों का जंगल स्ट्रैटेजी में हम करते हैं इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग। तो इसको मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये चलता कैसे है। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कर तो रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हम उसमें से फल तोड़ते रहते हैं। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा आता है उसमें प्रॉफिट वगैरह, वो हम उसमें से विड्रॉ करते हैं, उसे फल तोड़ने जैसा कहते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ आपने कोई लगाया आप किसी फल का, उसको जब आप ग्रो करते हैं, उसे पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके बाद उसमें जब फल आते हैं तो वो फल आपके मेहनत के फल हैं, उसे तोड़ के खाना हमारा हक बनता है। तो ये कैसे होता है, इसका कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम कैसे फल तोड़ते हैं। और फिर स्टेप नंबर 5 में जो हमने फल तोड़े हैं, या तो हम अपने उसको खर्चे पानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम उन्हें री इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पेड़ में, ताकि हमारा जो पेड़ है वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी ला सके अपने अंदर।
तो जो हम बाय एंड डिप्स करते हैं, जो भी प्रॉफिट हमने बुक किए होंगे, जब दोबारा स्टॉक गिरेगा हम बाय एंड डिप करेंगे तो वो री इन्वेस्ट हो जाता है हमारा पैसा, ठीक है। इससे कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्रिएट होता है और हमारा ट्री धीरे धीरे और बड़ा और बड़ा और बड़ा होते जाता है, क्योंकि हम बाय एंड डिप्स कर रहे हैं, लगातार सिप्स कर रहे हैं, तो उससे हमारे ट्री का साइज लगातार बढ़ता रहता है। तो आइए अब मैं ये पूरे स्टेप्स एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है लमसम, कैसे बाय एंड डिप्स, कैसे सिप्स, कैसे विड्रॉल होता है और सारा कैलकुलेशन कैसे हमारी गूगल शीट करती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे एक डेमो शीट बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए, और इसमें मैंने वो रियल स्टॉक यूज़ किया जो मैंने खुद इन्वेस्टमेंट करी थी अक्टूबर 2024 में। तो आप यहाँ देख सकते हैं रेडिंगटन का स्टॉक है। 10 अक्टूबर 2024 को मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी, इतने प्राइस पे बाय किया था, इतनी क्वांटिटी बाय की थी, तो उसके हिसाब से मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट उस दिन हो गया 10,130। यहाँ पे मैंने एक कॉलम डाला है बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है यहाँ पे, और मैंने ये बड़ा भी करा है क्योंकि यहाँ से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ जो PKP पैसों का जंगल पैसों का पेड़ का मेन फीचर है, ठीक है, इसलिए मैंने फॉन्ट में बड़ा किया है। अभी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको वो समझ में आएगा। तो जब मैंने इसमें पहले ही दिन लमसम इन्वेस्ट किया तो 10,130 इन्वेस्ट हो गए, ठीक है। और यहाँ ट्रैक करते हुए चल रहे हैं हम कॉलम एन में रिमेनिंग यूनिट्स, क्योंकि जब हम यूनिट्स कुछ बेचेंगे तो हमारी यूनिट्स कम होंगी, जब हम और खरीदेंगे तो हमारी यूनिट्स बढ़ेंगी। तो पहले दिन क्योंकि हमने 55 खरीदी तो यहाँ 55 आ गया, और उसके हिसाब से PKP एवरेज प्राइस, तो जितना भी हमारा बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जितना हमने इन्वेस्ट कर दिया है पॉकेट से, और जितनी यूनिट्स हमारे पास हैं, अगर आप डिवाइड करेंगे उन्हें तो आपका एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगा। PKP एवरेज प्राइस मैं इसे कहूँगा, क्योंकि अगर आप इस एवरेज प्राइस को ब्रोकर अकाउंट से कंपेयर करेंगे, जैसे ही आपने सेलिंग स्टार्ट कर दी ये डिफर होने लग जाएगा। जब तक आपने सेलिंग नहीं करी है, जब तक आप बाय कर रहे हैं, तब तक ये एग्जैक्टली सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही हम सेलिंग करते हैं ये डिफरेंट हो जाता है। उसी की कैलकुलेशन मैं आपको आज समझाने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है। तो फिर रेडिंगटन कुछ दिनों बाद इसमें गिरावट आ गई, तो मैंने इसमें बाय एंड डिप किया पहला, ठीक है। उससे मेरे और इन्वेस्ट हुए 2092, तो पहले के 10,133 और अब जो मैंने 2092 इन्वेस्ट किए, दोनों को ऐड करके बन जाता है 12,222। तो ये हो गया मेरा बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट। यूनिट्स रिमेनिंग अब मेरे पास 67 है और एवरेज प्राइस इतना हो गया। फिर उसके बाद आ गई सिप, तो मैंने 5 तारीख की डेट रखी थी अपने स्टॉक्स में सिप करने के लिए, तो यहाँ पे इसकी सिप हो जाती है। उसके हिसाब से 1960 और इन्वेस्ट हो गए, तो पिछला इन्वेस्टमेंट प्लस ये वाला इन्वेस्टमेंट हो गया 14,182 और 77 टोटल यूनिट्स हो गई, और ये हो गया एवरेज प्राइस 184 रुपीज़ 18 पैसा, ठीक है। यहाँ तक सबको आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन जहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं PKP के हिसाब से, वहाँ से चेंजेस आ जाते हैं मैथमेटिकली, कुछ और ही हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो वो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आएगा। तो रेडिंगटन ऊपर गया 6 नवंबर को, और उसमें मेरा पहला फल यानी कि पहला प्रॉफिट बुकिंग, पहला विड्रॉल आया, तो मैंने उस दिन सेल करी 6 यूनिट्स, कितने प्राइस पे, 197 रुपीज़ 25 पैसे पे। तो अब यहाँ पे देखिए बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना मैंने आज तक इन्वेस्ट कर दिया था, सेलिंग के बाद भी मैं यही मान के चलता हूँ कि मेरा बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। जितना मैंने पॉकेट से इन्वेस्ट कर दिया वो हमेशा के लिए इसमें बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंसिडर रहेगा, ठीक है। तो जब जब बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो भी टोटल हो गया है उसके ऊपर हमारे स्टॉक की वैल्यू चली जाती है, तब हम सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ऊपर चला गया तो मैंने सेलिंग करी और इतना 1,184 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया। जैसे ही हम विड्रॉ करते हैं, जो बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और जो करंट मार्केट वैल्यू है वो सेम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, ठीक है। हम ये मानते हैं कि हमारा जो बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ऊपर जा रहा है हम उसे विड्रॉ कर लेंगे, तो विड्रॉ करते ही वो सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए यूनिट्स तो कम हो गई क्योंकि मुझे कुछ यूनिट सेल करने पड़े। कितने यूनिट्स, 6 यूनिट सेल किए। पहले मेरे पास थे 77 यूनिट्स, 6 सेल करने के बाद अब बचे हैं 71 यूनिट्स। तो अब मेरा बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम नहीं हुआ, यूनिट्स कम हो गए, बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम नहीं हुआ। तो अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए एवरेज प्राइस चला गया 199 रुपीज़ 74 पैसा। तो यहाँ से कैलकुलेट होता है PKP एवरेज प्राइस, ठीक है। अब इस सेलिंग के बाद अगर मैं जाके ब्रोकर में चेक करता अगले दिन, तो मेरा एवरेज प्राइस वहाँ कुछ और आ रहा होता और मेरी गूगल शीट में कुछ और, क्योंकि जो ब्रोकर है वो तो फीफो के हिसाब से चेक करेगा कि आपने 6 यूनिट्स बेची, उसको आपने खरीदा था 184 रुपीज़ 19 पैसे में और उसे बेचा 197.25 रुपीज़ में, और उस पर कैलकुलेशन लगा के फिर कितनी यूनिट्स बची हैं, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, वो करके सारा हमारा एवरेज प्राइस निकालता। लेकिन हमारा जो PKP का एवरेज प्राइस होता है वो इस तरह से कैलकुलेट होता है कि जो भी हमने आज तक बेस इन्वेस्टमेंट कर दिया है और जो अब करंट मेरी यूनिट्स होल्डिंग में है, बेस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय करंट यूनिट्स, वो जो डिवाइड करके हमारे पास आता है वो होता है हमारा PKP एवरेज प्राइस। इसलिए हमेशा सेलिंग करते ही एवरेज प्राइस ऊपर चले जाएगा आपके पेड़ का या फिर स्टॉक ETF जिसमें भी आप कर रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर रेडिंगटन में सिप आ गई क्योंकि 5 दिसंबर आ गया, तो सिप करी मैंने
1848 रुपीज़ इन्वेस्ट हुए। तो बेस इन्वेस्टमेंट जितना पहले था उसमें और ऐड हो गया क्योंकि मैंने इन्वेस्ट करा है, तो 16,030 चला गया, यूनिट्स भी बढ़ गए यहाँ पे। और उसके बाद फिर रेडिंगटन 11 दिसंबर को और बड़ा हो गया, मतलब उसका प्राइस और ऊपर चला गया, तो इसमें फिर से मेरा फल तोड़ने का टाइम आ गया। मैंने 5 यूनिट सेल कर दिए 213 रुपीज़ 65 पैसे पे और 1068 रुपीज़ का विड्रॉवल कर लिया। तो यहाँ देखिए यूनिट्स फिर से कम हो गए क्योंकि 5 यूनिट्स मैंने सेल कर दिए, तो पहले थे 80, अब हो गए 75। तो ये जो मेरा बेस इन्वेस्टमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, मैं जब भी सेल करूँगा वो बेस इन्वेस्टमेंट कभी चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ बढ़ सकता है, वो घटता नहीं है, ये हम मान के चलते हैं। जितना हमने इन्वेस्ट कर दिया वो बेस इन्वेस्टमेंट हमेशा रहेगा। इसलिए मेरा अब यहाँ पे जो पीकेपी एवरेज प्राइस है वो फिर से ऊपर चला गया। तो ये एवरेज प्राइस ट्रैक करेगा कि जब जब इस एवरेज प्राइस से ऊपर इस स्टॉक का प्राइस जाएगा तो ही मेरे को फल तोड़ना या फिर प्रॉफिट बुकिंग का चांस मिलेगा। इसलिए एवरेज प्राइस ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करता रहता है इस कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बहुत सारे एक्शंस होते रहे, बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग आई, बहुत सारे सिप्स किए। तो एंड में मेरे पास जो अभी करंट सिनेरियो है, 20 मई को मैंने लास्ट विड्रॉल किया था इसमें और 2400 का विड्रॉल था और अभी तक बेस इन्वेस्टमेंट इसमें हो गया 25,662। तो टोटल मैंने इसमें कितना प्रॉफिट बुक कर लिया, 10,910 रुपीज़ का। और एक और एग्जांपल आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप मन्नापुरम का देख सकते हैं। 7 अक्टूबर को मैंने इसे स्टार्ट किया था। इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करी 10,000 की, फिर उसके बाद इसमें बिड आ गया क्योंकि ये गिर गया। ये देखिए अक्टूबर का टाइम अगर आपको याद हो तो ये ट्रम्प जी ने जो टैरिफ्स वगैरह अनाउंस किए थे ये उस वक्त का टाइम है, तो तभी मैंने स्टार्ट किया था। इसलिए वहाँ पे बिड्स बहुत आ रहे थे क्योंकि स्टॉक्स बहुत तेज़ी से गिर रहे थे, इसलिए बाय इन डिप्स आ रहे थे, तो बाय इन डिप मैंने करा। तो इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अब उस वक्त सिनेरियो क्या चल रहा था, नैरेटिव्स क्या चल रहे थे मार्केट में, अब तो इंडियन मार्केट ख़त्म है, ये है वो है, लेकिन मैंने उन सबको इग्नोर किया। तो जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, न्यूज़ वगैरह को काफ़ी हद तक आपको इग्नोर करना पड़ता है और स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना पड़ता है। आपके पास पैसे होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, वो आपको पहले से प्लान करना होगा कि ओके इतने इन्वेस्टमेंट में लगने वाले हैं, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए। वो सब आपके पास जब तक पैसे हैं तब तक स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहिए, जो मैंने किया यहाँ पे, और उसके फल मुझे आगे जाके मिले। क्योंकि जब टैरिफ्स वगैरह के फिर दोबारा से रिवर्सल हुआ, ये वो बहुत सारे चेंजेस हुए, तो देखिए यहाँ पे मैंने कितने सारे प्रॉफिट बुकिंग करी हैं। तो इस स्ट्रैटेजी का बेस्ट फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है हम उसमें से कुछ ना कुछ विड्रॉ करते रहते हैं, और जब वो नीचे आता है हम उसमें और इन्वेस्ट करते रहते हैं ताकि उसका साइज़ बड़ा होते रहे। अगला फ्रूट जो मैं तोड़ूंगा वो और बड़ा होगा, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशंस हम लगाते हैं वो उस हिसाब से होते हैं कि जितना पेड़ का साइज़ है उसके हिसाब से हम उसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। बढ़ते बढ़ते जब ये 1 लाख हो जाएगा तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग मेरे को 10,000 रुपीज़ की आने लग जाएंगी। ये 2 लाख पे पहुँच जाएगा तो मेरे को 20,000 की आने लगेंगी। और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे जो मैंने अपनी जेब से इन्वेस्ट किया है वो मैं सब रिकवर कर चुका हूँगा, और फिर भी मेरे पास स्टॉक्स की यूनिट्स पड़ी होंगी, यानी कि उसके बाद मेरा पेड़ पूरा का पूरा फ्री हो जाएगा और मैं जो भी उसमें से विड्रॉल करूँगा वो लाइफ टाइम के लिए मेरे लिए फ्री के विड्रॉल्स होंगे, फ्री का प्रॉफिट होगा। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं, आप बैक टेस्टिंग करके देखिए किसी स्टॉक की जो आपने स्टॉक को नोटिस किया बहुत भागा हो, उसमें जल्दी आप देखेंगे कि उसमें कन्वर्जन हो जाएगा, आपका सारा पैसा रिकवर हो जाएगा, उसके बाद फ्री का पेड़ आपका लग जाएगा। अगर कोई स्लो भागा होगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो भी स्टॉक भागेगा ऊपर की तरफ जाएगा, कोई ज़्यादा समय लगेगा कोई कम समय लगेगा, लेकिन उसमें इवेंचुअली आपके सारे पैसे जो भी आप पॉकेट से लगा रहे हैं वो निकलते जाएंगे और आपका एक दिन जाके ट्री पूरा का पूरा फ्री हो जाएगा। ट्री फ्री, वाह आज एक नया वर्ड भी मिल गया यहाँ पे, फ्री ट्री हो जाएगा आपका। तो उसके बाद फिर जो फल तोड़ने का मज़ा है वो आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो आप नए पेड़ में लगा सकते हैं, और जो पुराने पेड़ हैं वो आपको फल देते रहेंगे। जब जब देंगे उसमें से तोड़िए, वरना वो साइड में पड़े हैं, क्योंकि उसमें जो पैसा लगा होगा वो सब कुछ फ्री का होगा, आपका अपना पैसा होगा ही नहीं। तो उसमें आपको टेंशन ही नहीं होगी कि अगर वो ज़ीरो भी चला गया तो भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप अपने नए पेड़ लगा सकते हैं और उनमें फल तोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम पैसों का जंगल है, क्योंकि धीरे धीरे हम पेड़ एक्स्ट्रा लगाते रहते हैं और नए नए फल तोड़ते रहते हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाए रेडिंगटन और मन्नापुरम, तो जैसा मैंने कहा पीकेपी के हिसाब से इनका एवरेज प्राइस कुछ और होगा और जो ब्रोकर में होगा वो कुछ और होगा। वो मैं आपको एक्चुअली मैं दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ रेडिंगटन का एग्जांपल है, ये जो ऊपर का स्क्रीनशॉट है मैंने गूगल शीट से लिया, जो हम पैसों का जंगल की गूगल शीट मेंटेन करते हैं। वहाँ पे पूरा समरी आ जाती है हमारे स्टॉक की कि उसमें कितना हमारा बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, कितने यूनिट्स हम होल्ड कर रहे हैं, उसका पीकेपी का एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, उसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, उसका अभी नोशनल प्रॉफिट क्या चल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, कितना प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है, एब्सोल्यूट प्रॉफिट परसेंट ऑन करेंटली इन्वेस्टेड फ्रॉम पॉकेट, जितना हमने पॉकेट से इसमें लगाया है और जितना हमने प्रॉफिट बुक किया है उसकी परसेंटेज क्या है। तो रेडिंगटन में आप देखेंगे मेरे पॉकेट से अब सिर्फ 14,712 रुपीज़ लगे हुए हैं, बाकी मैंने रिकवर कर लिए हैं।
तो और मेरा जो अभी तक प्रॉफिट बुक हुआ है वो 10,910 है, तो 74% मेरे को प्रॉफिट हुआ है इसमें। तो ये सारी बाकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाना चाहता था, एक एग्जांपल में आप देखेंगे पीकेपी एवरेज प्राइस जो ऊपर वाले स्क्रीनशॉट में है वो है 297 रुपीज़ 93 पैसा, ठीक है। और ये जो ब्रोकर में इसी स्टॉक के लिए आ रहा है एवरेज प्राइस, वो है एवरेज कॉस्ट प्राइस जो आ रहा है 203 रुपीज़ 96 पैसा। तो ब्रोकर के हिसाब से कैलकुलेशन अलग होती हैं, पीकेपी के हिसाब से कैलकुलेशन अलग होती हैं, और इसी वजह से ये टैक्स एफिशिएंट भी बन जाता है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत कम टैक्स लगता है। उसको मैंने एक पीकेपी के वीडियो में बहुत पहले समझाया, और मेरा जल्दी ही एक और वीडियो आने वाला है पैसों का जंगल इन क्रिप्टो। हाँ जी, मैं क्रिप्टो में एंटर कर चुका हूँ, तो उसी से रिलेटेड वीडियो में जल्दी लेकर आने वाला हूँ। उसमें मैं आपको टैक्सेशन वाले हिसाब से भी ये डिटेल में समझाऊंगा कि हम कैसे टैक्सेस बचाते हैं यहाँ पे जब हम पीकेपी स्टाइल में प्रॉफिट बुक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए रियलाइज प्रॉफिट सिर्फ 2,809 रुपीज़ 34 पैसा है ब्रोकर के हिसाब से, और इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट मेरा ओवरऑल 5,662 रुपीज़ है, ठीक है। तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में है, इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट आपके एक्यूमुलेट होते रहेंगे, और जो जो आप विड्रॉवल कर रहे हैं अमाउंट वाइज आपका अच्छा खासा विड्रॉवल होगा। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से प्रॉफिट देखेंगे तो उनकी कैलकुलेशन और आपका जो टैक्स एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़िया होगी। तो इसलिए मुझे पीकेपी बहुत पसंद है। मेरा बहुत सारे ईटीएफ्स में पीकेपी है, अब इन स्टॉक्स में मेरा पीकेपी है, और क्रिप्टो पे भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये तो मेरी टॉप की स्ट्रैटेजी है, इसलिए मैं इस पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाता ही रहता हूँ और नई नई चीज़ें ऐड करता रहता हूँ। तो अब मैं अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाऊँ जो मन्नापुरम का था, उसमें आप देखेंगे पीकेपी एवरेज प्राइस है 240 रुपीज़, और यहाँ पे जो ब्रोकर में है 182 रुपीज़। तो ये देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप पीकेपी फॉलो करना चाहते हैं तो आपको गूगल शीट में ही करना पड़ेगा, या एक्सेल शीट अपने आप बना के कर सकते हैं। गूगल शीट में रेडीमेड आपको बना के देता हूँ, जिसमें सिर्फ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक बाइंग डेट, बाइंग क्वांटिटी, बाइंग अमाउंट, ये सब नोट करना होता है। किस दिन सेल किया, कितना सेल किया, किस प्राइस पे सेल किया, वो नोट करना होता है। बाकी सारी कैलकुलेशन गूगल शीट ऑटोमेटिकली कर लेती है आपके लिए। तो इसकी भी रेडीमेड शीट मैंने बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं और अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम वापस आते हैं और मैं आगे की चीज़ें आपको समझाता हूँ। तो लेटेस्ट डेटा बैंक प्रोवाइडेड बाय महेश सर। तो ये जो पीकेजे हम करते हैं स्टॉक्स में, ये बेस्ड होते हैं महेश सर के द्वारा प्रोवाइड किए गए डेटा बैंक से निकाले हुए स्टॉक्स, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसेस मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया था कि कैसे उस डेटा बैंक को हम अपनी गूगल शीट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर आउट करके हमें वो स्टॉक्स दे देती है जो हम अपने पैसों के जंगल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोसेस है। आज मैं आपको दिखाता हूँ वो जो डेटा बैंक नए स्टॉक्स लेकर आया है, और सर ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है अपने नए डेटा बैंक में। एनएससी कोड्स भी दे दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महेश सर। उससे हमें एनएससी के कोड्स डायरेक्टली गूगल शीट में ही मिल जाएंगे। पहले क्या होता था, सिर्फ बीएससी के कोड होते थे, फिर उसे मुझे सर्च करना पड़ता था गूगल फाइनेंस में जाके या फिर ब्रोकर में जाके, और फिर वहाँ से उसके कोड्स एनएससी के निकालने पड़ते थे। क्योंकि जो बीएससी के कोड्स होते हैं वो नंबर्स में होते हैं, उन्हें देख के पता नहीं चलता है कि स्टॉक का कोड है, लेकिन एनएससी के कोड्स अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, तो उससे देख के ही पता चल जाता है कि ये टीसीएस का है, ये इन्फोसिस का है, ये एचडीएफसी बैंक का है। तो थैंक यू सर एनएससी कोड्स देने के लिए, वो बहुत हेल्पफुल हैं। तो उस एनएससी कोड के ऐड होने की वजह से जो मेरी पिछली शीट थी उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन मुझे करने पड़े, ताकि नई शीट के हिसाब से हमारा डेटा तैयार हो जाए। तो अब मैं आपको नया शीट दिखाता हूँ, कहाँ है वो। तो ये है पैसों का जंगल पीकेजे 2 जून 2025। जी हाँ, मैंने अभी रिसेंटली इसे अपडेट किया है इस शीट को। तो इस शीट में क्या क्या अपडेट्स हुए हैं वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो जो डेटा बैंक के हिसाब से नया जो शीट बनी है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, LTVI शीट फॉर सेलेक्टिंग स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने टॉप में दे भी दिया, प्लीज़ रेफर टू दिस शीट फॉर प्रीवियस वर्जन, क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है, लेटेस्ट वाला। अगर आपको प्रीवियस वर्जन देखना है जो मेरे पिछले वीडियो में था उससे मैच करना है, तो यहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये जो अपडेटेड वर्जन है ये लेटेस्ट डेटा बैंक जो कि सर ने पब्लिश किया था 31 मई 2025 को, उसके हिसाब से तैयार किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाती है फाइनल लिस्ट MCK। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें 2 अप्रोचेस लिए थे। एक महेश सर ने जो अप्रोच दी थी उसके हिसाब से निकल के आती है फाइनल लिस्ट MCK, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो टॉप के स्टॉक्स आ रहे हैं वो सब यहाँ पे हैं, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर जो मैंने अप्रोच ली थी वो आती है फाइनल लिस्ट फायर में। दोनों लिस्ट में कुछ फ़र्क आपको दिखेंगे, क्योंकि मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग है। उसको मैंने पूरा डिटेल में पिछले वीडियो में बताया था कि क्या है वो अप्रोच, तो वो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और प्लस मैंने ये स्ट्रैटेजी शीट में दे भी रखा है कि कैसे कैसे हम इस शीट को प्रिपेयर करते हैं, कैसे डेटा डाउनलोड करते हैं, क्या करते हैं, एक्शंस लेते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ओरिजिनल वर्जन है जो MCK सर मतलब महेश चंद्र कौशिक MCK, उनके हिसाब से ये क्राइटेरिया यूज़ करके फाइनल लिस्ट तैयार होती है।
और फायर वर्जन ये क्राइटेरिया यूज़ करके तैयार होती है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि पिछले वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हैं। जिन्हें लर्न करना है उन्हें वीडियो देखना ही पड़ेगा। जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है उन्हें पता होगा कि मैंने ये कैसे तैयार किया था, उनके लिए लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे है। तो आप जाके जो भी आपको करना है, MCK वाले से करना है तो यहाँ से अपने स्टॉक्स चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको फायर वाले से करना है तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली फायर वाला यूज़ करता हूँ। तो ये लिस्ट निकालने के बाद क्या किया है वो अब हम आगे जानते हैं। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। तो क्योंकि मैंने ये अक्टूबर 2024 में स्टार्ट किया था, तब 15 स्टॉक सेलेक्ट किए थे। अब ये लिस्ट आ जाने के बाद मुझे देखना पड़ा कि कौन से स्टॉक अभी भी मैं रख सकता हूँ और कौन से स्टॉक शायद मुझे निकाल देने चाहिए अपने पोर्टफोलियो से और कौन से नए स्टॉक लाने चाहिए। तो ये होता है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। तो उसको देखते हैं मैंने कैसे अप्रोच किया और मैंने क्या किया है। तो ये है फाइनल शीट। इसमें मैंने टॉप 20 को हाईलाइट कर दिया है और इसमें फिर मैंने ये देखा कि कौन से स्टॉक जो मैंने ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं वो अभी भी इस लिस्ट में हैं। तो यहाँ पे वो वाले स्टॉक आ गए। उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरी होल्डिंग में है लेकिन नई लिस्ट में नहीं है वो कौन से स्टॉक्स हैं। तो वो हैं ये वाले स्टॉक्स, कैनरा बैंक, VST इंडस्ट्रीज़, पेट्रोनेट, GICRE, DB कॉर्प। वो लिस्ट में किस सेंस में नहीं है, कुछ तो बिल्कुल ही आउट हो गए हैं, कोई टॉप 20 में नहीं है, कोई टॉप 50 में नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि कौन अब लिस्ट में नहीं है। तो अब ये लिस्ट से तो हट गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका हमें सीधा सीधा हटा देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या अप्रोच ली है, यहाँ पे मैंने देखा कि इनका लेटेस्ट LTVI क्या है। तो ये जो सारे स्टॉक्स सॉर्ट होते हैं, फिल्टर होते हैं, ये बेसिकली LTVI पे आके होता है, जिसका मतलब है लॉन्ग टर्म वैल्यू इंडेक्स। तो वो मैंने चेक किया कि कैनरा बैंक का अभी लेटेस्ट शीट के हिसाब से क्या है, जो कि निकल के आ रहा है 13.29। ठीक है, तो यहाँ मैंने अपने रिमार्क्स डाल दिए। डोंट रिप्लेस एज द रिप्लेसमेंट स्टॉक महाबैंक इज नियरली ऑफ सेम LTVI। ठीक है, तो कैनरा बैंक लिस्ट में टॉप में नहीं था, लेकिन इसका LTVI 13.29 है और महाराष्ट्र बैंक जो कि अब लिस्ट में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे, इसका LTVI है 12.18। तो क्योंकि कैनरा बैंक का LTVI बहुत चेंज नहीं हुआ, नए वाले का इतना कोई फ़र्क नहीं है, तो मैं इसे रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है VST इंडिया। इसका LTVI अब बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि LTVI जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि टॉप 20 स्टॉक्स का LTVI कितना है मैक्सिमम, यहाँ देखिए आप 36.30 मैक्सिमम है, और VST का उसके आगे चला गया। तो VST को मैं रीबैलेंसिंग के हिसाब से हटाने वाला हूँ। ठीक है, और उसका रिप्लेसमेंट मैंने चूज़ किया है REC लिमिटेड को, जो कि यहाँ पे आ रहा है, जिसका LTVI है 28.42। फिर मैंने देखा पेट्रोनेट, उसका LTVI है 29.55, यानी कि टॉप 20 की रेंज में ही है, इसलिए मैं इसे भी रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट है गेल और उसका LTVI इसी के बराबर है, तो इसको भी मैं रिप्लेस नहीं करने वाला। तो नेक्स्ट स्टॉक है GICRE। उसका जो LTVI है 36.79, टॉप 20 से थोड़ा सा ऊपर है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अभी तक इसमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया इंडस टावर से। और उसके बाद है DB कॉर्प, और इसका LTVI है 28.10, जो कि मेरी रेंज में है टॉप 20 के, तो इसको भी मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो ये लॉस में चल रहा है, लेकिन क्योंकि LTVI इसका अच्छा है, तो मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में आगे अच्छा परफॉर्म करेगा और मुझे प्रॉफिट देगा, तो मैं इसको रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली 2 स्टॉक्स हैं जो मुझे रिप्लेस करने थे, VST इंडिया REC लिमिटेड के साथ, और GICRE को इंडस टावर से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये रिप्लेसमेंट का प्रोसेस आपको कैसे फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, अब आपको वो समझाता हूँ। तो ये जो रिप्लेसमेंट वाला प्रोसेस है, उसे करने के लिए मैंने हमारी गूगल शीट में नए फीचर्स ऐड किए हैं। पहले उन फीचर्स को समझ लेते हैं, क्योंकि वो फीचर्स बहुत काम आने वाले हैं इस रिप्लेसमेंट से रिलेटेड। तो क्या क्या है वो न्यू फीचर्स, वो बताता हूँ आपको। न्यू शीट क्लोज्ड पेयर्स एडेड अ न्यू शीट क्लोज पेयर्स टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टॉक्स विच हैव बीन सोल्ड कम्प्लीटली। तो जैसे मैंने बताया, जो स्टॉक मैं आउट कर रहा हूँ, उन्हें कम्प्लीटली आउट कर रहा हूँ, तो उन्हें मैं सेल करूँगा, सारे यूनिट सेल कर दूंगा। अब जो करंट शीट है उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि हम जब सारे सेल करते हैं तो वो उसका प्रॉफिट वगैरह ठीक से नोट डाउन करें। तो इसके लिए मैंने रिसर्च वगैरह सब करी, उसके फॉर्मूलाज वगैरह डेवलप करे, एक नई शीट ऐड करी है जिसका नाम है क्लोज्ड पेयर्स। ठीक है, ये मेरी शीट है क्लोज पेयर्स। आप देखेंगे यहाँ पे VST का मैं डेटा ऑलरेडी डाल चुका हूँ और GICRE का डेटा डाल चुका हूँ, जिन्हें मैंने हटा दिया है। और इसमें मैंने वो फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं कि जब हम पेड़ को पूरी तरह सेल कर देते हैं, सारे यूनिट सेल करते हैं, तो वो सही से रिकॉर्ड करे कि उसका फाइनल प्रॉफिट लॉस क्या है। ठीक है, तो वो कैसे काम करता है वो भी आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट मैंने ऐड किया है ऐप स्क्रिप्ट। अब ये जो क्लोज पेड़ में मूव करने का प्रोसेस है, बेसिकली आपका डेटा होगा ये PKJ शीट में। यहाँ से क्या क्या डेटा कॉपी करना पड़ता है, स्टॉक कोड, बाय सेल डेट, बाय प्राइस, बॉट यूनिट्स, बिड नंबर, ये चीज़। फिर ये 2 सेक्शन छोड़ने पड़ते हैं, फिर यूनिट सोल्ड, सेल प्राइस, डिविडेंड्स और नोट्स अगर आपने लिखे हुए हैं कुछ, ये सब कॉपी करना होता है, सही हेडर्स के अंदर जाना चाहिए। तो इस प्रोसेस को आसान करने के लिए मैंने ऐप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है। ऐप स्क्रिप्ट बेसिकली एक
कोडिंग होती है जो हम गूगल शीट में डाल सकते हैं, जिससे हम चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपी पेस्टिंग का प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है इस ऐप स्क्रिप्ट की मदद से। तो वो कैसे चलता है, यहाँ पे मैंने क्लोज पेड ऑफ यहाँ दिया हुआ है, ये बटन है, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट I1 में आप उस स्टॉक का कोड डाल सकते हैं, जो ये कोड होता है ETF स्टॉक कोड। यहाँ NSE जैसे कैनरा बैंक है, वो जैसे GICRE यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, उसको आपको यहाँ पे डालना है, इसलिए मैंने येलो कलर में दिया है कि यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे स्टॉक कोड डालने के बाद इस बटन को दबाने पे एक स्क्रिप्ट रन होती है, लेकिन रन होने से पहले हमें उस स्क्रिप्ट को अप्रूव करना पड़ता है, क्योंकि पहली बार जब आप रन करेंगे स्क्रिप्ट को, उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है वो मैं अभी आपको बताऊँगा कैसे करना है आपको स्टेप बाय स्टेप। फिर नेक्स्ट मैंने ऐड किया है अपडेटेड द मंथली परफॉर्मेंस एंड डिविडेंड शीट, क्योंकि अब एक नई शीट हमारे पास आ गई। पहले तो सब कुछ PKJ में था, तो वहाँ से अपडेट हो रहा था, लेकिन अब PKJ में हमारा करंट होगा और क्लोज जो हम पेड सेल कर चुके हैं वो क्लोज पेड में होंगे, PKJ से हट जाएंगे। तो अब 2 शीट से रेफर करना है, इसलिए मैंने कुछ फॉर्मूलाज अपडेट किए हैं मंथली परफॉर्मेंस और डिविडेंड्स में। और फिर मैंने एक और चीज़ चेंज की है जो मैं कई सारी अपनी लेटेस्ट शीट में कर रहा हूँ, अपडेटेड चेंज लॉग शीट। तो अब जो चेंज लॉग शीट जो कि आप यहाँ देखते हैं, ये चेंज लॉग शीट, यहाँ पे जो भी मैं PKJ शीट से रिलेटेड चेंजेस करूँगा अपनी ओरिजिनल शीट में, वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे जब आप इस शीट को रिफ्रेश करेंगे, जो कि मैंने टॉप में इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये जो E1 में कोड आ रहा है इसे डिलीट कीजिए, उसके बाद 5 सेकंड्स वेट कीजिए और फिर अंडू दबाइए, तो ये रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश होते ही जो मैंने अपनी ओरिजिनल शीट में चेंजेस डाले हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। चेंजेस नहीं आएंगे, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उससे क्या होगा कि आपको बार बार ओरिजिनल शीट नहीं खोलनी पड़ेगी, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्या मैंने चेंजेस किए हुए हैं। फिर वो चेंजेस आप अपनी शीट को कॉपी करके या फिर वो चेंजेस डायरेक्टली अप्लाई करके, डिपेंडिंग की क्या कॉम्प्लेक्स चेंजेस हैं या सिंपल चेंजेस हैं, वो आप अपनी शीट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे नए फीचर मैंने ऐड किए हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी गूगल शीट अपडेट करनी होगी। ये जो लेटेस्ट गूगल शीट है वो आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी वो बताता हूँ आपको। और उसके बाद फिर जो पेड़ को क्लोज करने का प्रोसेस है और नए पेड़ लगाने का प्रोसेस है वो करना होगा। तो पहले अपडेट कैसे करना है गूगल शीट को, उनके स्टेप समझ लीजिए। मेक अ कॉपी ऑफ द लेटेस्ट गूगल शीट। तो आपको क्या करना है, अपनी शीट में जाना है, स्ट्रैटेजी शीट में जाना है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल शीट लिंक दिखेगा, यहाँ पे जाइए, इसे ओपन कीजिए। मेरी ओरिजिनल शीट जो मैं मैनेज करता हूँ, जो मैं अपडेट करता हूँ, वो खुल जाएगी। उसका एडिट एक्सेस आपको नहीं होता है, आपको जाना है फाइल में, मेक अ कॉपी करना है और एक कॉपी बना लेनी है, ठीक है। मैं अभी आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए ऐप स्क्रिप्ट भी कॉपी हो जाएगी, ये भी आपको बता रहा है। तो मेक अ कॉपी करता हूँ मैं और ये नई कॉपी बन के रेडी हो जाएगी कुछ सेकंड्स में। ओके, ये कॉपी शीट रेडी हो गई, तो पहला स्टेप मैंने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्सेस द लेटेस्ट डेटा बैंक फिल्टर्ड स्टॉक्स लिस्ट। तो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, जो ये अपडेटेड वर्जन स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी शीट में इस वाले लिंक पे क्लिक करके खोल सकते हैं, LTVI शीट फॉर सेलेक्टिंग स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। ये शीट खुल जाएगी। इसमें आपको फाइनल लिस्ट में जाना होता है, क्योंकि करंट डेटा बैंक मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाल चुका हूँ। तो फाइनल लिस्ट डिपेंडिंग आप MCK वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं या फिर फायर वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स का, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी है वो तो सेम है, बस सिलेक्शन ऑफ स्टॉक में MCK वाला आप कर रहे हैं या फिर फायर वाला कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी शीट में जाइए और देखिए कि कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे फिल्टर आउट होके आए हैं। कंपेयर योर स्टॉक्स विद द न्यू स्टॉक्स। तो जो और ये प्रोसेस उनके लिए एप्लीकेबल है, ये थर्ड स्टेप। जो ऑलरेडी कर रहे हैं PKJ, जो अभी नया स्टार्ट करेंगे उनके लिए ये नहीं है, वो सीधा सीधा अपना PKJ स्टार्ट कर सकते हैं। पिछला वीडियो देखिएगा, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में बताया है। तो अपना PKJ जो भी टॉप 15-20 जो भी स्टॉक्स आपको यहाँ से सेलेक्ट करने हैं, उनमें स्टार्ट कर लीजिए प्रोसेस। जो थोड़ी देर मैंने पहले यहाँ भी बताया कि लमसम करना है, फिर मंथली सिप करनी है, फिर उसमें बिड्स करने हैं, और जब प्रॉफिट बुकिंग आए तो विड्रॉल्स करने हैं, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए ये स्टेप है, कंपेयर योर स्टॉक्स विद द न्यू स्टॉक्स। तो जो स्टॉक आपके पास हैं वर्सेस जो अब न्यू स्टॉक्स आ गए हैं, जो मैंने किया यहाँ पे प्रोसेस। वापस अपनी शीट को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सारे टॉप 20 यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ये फायर वाली लिस्ट से हैं। तो मेरे कौन से स्टॉक्स हैं, कौन कौन से स्टॉक अभी भी शीट में है, ये मैंने चेक किया, और कौन से स्टॉक नहीं है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए कौन से स्टॉक हट गए हैं, क्योंकि जो हैं वो तो वैसे ही चलते रहेंगे जो अभी तक चल रहा है। जो हट गए हैं उसमें आपको इसके हिसाब से एक्शन लेना है। क्लोज द पेयर्स ऑफ स्टॉक्स नो मोर नीडेड। तो जिन स्टॉक्स को आप क्लोज कर रहे हैं उनका पेयर पूरी तरह से क्लोज करना है, और ऐड पेयर्स ऑफ न्यू स्टॉक। जो स्टॉक आप ऐड कर रहे हैं उनका पेयर ऐड करना है, उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। पेड ऐड करने का मतलब यह है कि उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, और पेड क्लोज करने का मतलब है उन्हें कंप्लीटली सेल कर देना है अपने पोर्टफोलियो से। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैंने सॉर्ट किया है, वही प्रोसेस आपको करना है। LTVI के बेसिस पे चूज़ कीजिए कौन से स्टॉक अभी भी रखने हैं, कौन से हटाने हैं। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से हटाने हैं और उसकी जगह कौन सा लाना है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, क्लोजिंग ओल्ड पेड एंड स्टार्टिंग न्यू पेड। तो स्टेप 1 उसमें क्या है,
स्टॉप द ऑटोमेटिक सिप ऑफ क्लोज पेड। तो अगर आपके ब्रोकर में ऑटोमेटिक सिप सेट हो रखी हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपकी सिप्स कर देती हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट ऑफ द मंथ, उनको जिन जिन स्टॉक को आप हटा रहे हैं उनकी सिप क्लोज कर दीजिए ताकि आगे से उनकी सिप्स ना हो। ठीक है, वो हो जाने के बाद सेटअप द सिप ऑफ न्यू पेड्स, और जो नए पेड़ आपने सेलेक्ट किए हैं यानी नए स्टॉक्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनकी सिप स्टार्ट कर दीजिए। ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो ऑटोमेटिक सिप करते हैं। जो मैनुअली करते हैं उनके लिए ये स्टेप 1 स्टेप 2 एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो आगे से मैनुअली उन पुराने पेड़ में करेंगे ही नहीं और नए पेड़ में नया स्टार्ट कर लेंगे। तो ये सेटअप करना और स्टॉप करना मैंने ऑटोमेशन पर्पस से बताया कि अगर ब्रोकर अकाउंट में आप ऑटोमेशन लगा रखा है सिप करने का। स्टेप 3, क्लोज ओल्ड पेड बाय सेलिंग ऑल यूनिट्स। तो अब आपने सिप पहले स्टॉप कर दी, अब उसे पूरी तरह सेल करना है स्टॉक जो आप होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ कैसे करना है ये। तो ये मेरी PKJ शीट है सपोज़, ठीक है, इसमें मैंने अपना सारा डेटा ट्रांसफ़र कर लिया नई शीट में। उसके बाद यहाँ पे VST का मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ पेड, तो VST का कोड यहाँ से कॉपी किया और ये I1 में पेस्ट एज वैल्यूज़ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब मैं जब दबाऊँगा क्लोज पेड ऑफ, ये ऐप स्क्रिप्ट रन होगी, और क्योंकि मैं पहली बार इस गूगल शीट में इस ऐप स्क्रिप्ट को रन कर रहा हूँ, ये मेरे से ऑथराइजेशन मांगेगा। ठीक है, ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड, तो आपको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, जिस भी अगर मल्टीपल ईमेल एड्रेस हैं तो अपना जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये आएगा गूगल हैज़न वेरीफाइड दिस ऐप। तो ये ऐप मैंने सीधा ऐप स्क्रिप्ट में कोड डाला है, इसलिए ये वेरीफाइड ऐप नहीं है, लेकिन ये मैंने खुद से पर्सनली बनाई है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करी है। तो आप इसे ट्रस्ट कर सकते हैं अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं। तो अगर नहीं करते हैं तो आप जाके पहले ऐप स्क्रिप्ट चेक कर सकते हैं, अगर आपको आता है उसके बाद ऑथराइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है चेक करना, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कहाँ से चेक करना है। तो ऑथराइजेशन के लिए यहाँ एडवांस पे क्लिक करना है और यहाँ सबसे नीचे गो टू PKJ अनसेफ। ठीक है, अनसेफ लिखा आ रहा है क्योंकि आपको हर तरह से वार्निंग देना चाह रहा है कि आप कुछ ऐसा एक्शन ले रहे हैं जिससे आपके शीट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो इसलिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करवा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर ये बोलेगा आपके गूगल शीट को एक्सेस मिलेगा। तो ये मेरे को एक्सेस नहीं मिलेगा, ये ऐप स्क्रिप्ट को एक्सेस मिलेगा ये चेंजेस करने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास कोई एक्सेस आपकी शीट का, आपके डेटा का नहीं आने वाला है। आप जाके ऐप स्क्रिप्ट चेक कर सकते हैं, AI की मदद से चेक कर सकते हैं, खुद से अगर आपको समझ में आती है चेक कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है कि आपका डेटा निकाल। ठीक है, तो यहाँ आपको जाके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपका ऑथराइजेशन हो गया। अब ये ऐप स्क्रिप्ट रन हो रही है। तो यहाँ पे मैंने एक कमांड डाला है, आर यू श्योर यू वांट टू ट्रांसफर द डेटा एंड डिलीट द रोज। ये इसलिए क्योंकि अगर आपने एक्सीडेंटली क्लोज पेड बटन पे क्लिक कर दिया तो वो तब तक नहीं एग्जीक्यूट होगा जब तक आप येस नहीं करेंगे। तो गलती से क्लोज पेड पे तो क्लिक हो सकता है, लेकिन गलती से येस भी क्लिक हो जाए ये तो नहीं होने वाला। और हो भी गया तो इतना कोई मेजर डील नहीं, आप वापस डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली करना पड़ेगा वो पार्ट, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और फेल सेव दिया है कि गलती से अगर क्लिक हो गया तो यहाँ सिंपली नो क्लिक कीजिए, कोई एक्शन नहीं लेगी शीट, और जैसी शीट है आपकी वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि एक्शन कैसे होगा और कैसे डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो फिर से मैं क्लोज पेड ऑफ बटन पे क्लिक करता हूँ, फिर से आया कंफर्म एक्शन, इस बार मैं यस करता हूँ। तो अभी देखिए रनिंग स्क्रिप्ट ये कर रहा है, अपना काम कर रही है स्क्रिप्ट। बिहाइंड द सीन्स ये चेक कर रही है कि कौन सा स्टॉक कोड आपने यहाँ पे डाला है, उसकी सारे डेटा यहाँ से ये कॉपी कर रही है। उसके बाद उठा के ये पेस्ट कर देगी क्लोज्ड पेड में और इस PKJ शीट से डिलीट कर देगी, और ऊपर से वो गायब हो गया जो रनिंग स्क्रिप्ट था, क्योंकि स्क्रिप्ट पूरी रन हो चुकी है। देखिए यहाँ से गायब हो गया वो, और मैं क्लोज्ड पेड में जाऊँगा तो यहाँ पे उसका डेटा पेस्ट हो गया है। ठीक है, अगर मेरे पास एक और पेड है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसका कोड चेंज करना है, फिर से क्लोज पेड ऑफ रन करना है, उसका डेटा क्लोज पेड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक ब्लैंक रो भी ऑटोमेटिकली शीट छोड़ देगी ताकि दो स्टॉक्स के बीच में एक ब्लैंक रो हो, और यहाँ पे नया डेटा पेस्ट हो जाएगा एक रो छोड़ने के बाद, और PKJ से डिलीट हो जाएगा। मतलब जो आपके क्लोज पेड हैं वो क्लोज पेड में ही होंगे, PKJ में नहीं होंगे। अगर आप इसको मैनुअली करना चाहते हैं, ऐप स्क्रिप्ट का नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल आप वैसा कर सकते हैं। आपको मैनुअली येलो के नीचे से कॉपी करना है, हेडर्स को नोट कर लीजिए कौन कौन से हेडर्स हैं, वहाँ से कॉपी कीजिए। क्लोज पेड में भी सेम नेम है हेडर के। ठीक है, तो पहला बंच ये वाला येलो वाला कॉपी होगा, वहाँ पे मैनुअली कॉपी पेस्ट एज वैल्यूज़ कर दीजिए। तो यहाँ पे फिर ये 3 वाले कॉलम आपको कॉपी करने होंगे और क्लोज पेड में पेस्ट करने होंगे सही से। ठीक है, सही रो में सही कॉलम में, उसका ध्यान रखिए अगर आप मैनुअली कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। और हमेशा पेस्ट एज वैल्यूज़ कीजिएगा, डायरेक्ट पेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो फॉर्मेटिंग खराब हो जाएगी और कई जगह फॉर्मूलाज खराब हो जाएंगे। तो पेस्ट एज वैल्यूज़ वो करना है आपको। और अगर आपको ऐप स्क्रिप्ट चेक करनी है, आप ऐप स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं ऑलरेडी तो आपको पता होगा। अगर नहीं जानते, ऐप स्क्रिप्ट चेक करने के लिए आप जाते हैं एक्सटेंशंस में, ऐप स्क्रिप्ट में,
और ये एक नए पेज में आपका ऐप स्क्रिप्ट आपको खोल के दिखा देगा जो इस शीट से अटैच्ड है। और यहाँ पे आपको ऐप स्क्रिप्ट दिख जाएगी, आप इस ऐप स्क्रिप्ट को चेक कर सकते हैं। ये ऐप स्क्रिप्ट बेसिकली करता क्या है, उसके बाद जाके ऑथराइज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप शीट को कॉपी करेंगे इमीडिएटली ऑथराइजेशन ऑटोमेटिकली नहीं होता है। आप आराम से ऐप स्क्रिप्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऐप स्क्रिप्ट पता है तो आप इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो मॉडिफिकेशन मत कीजिएगा, वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेक करने के बाद ऑथराइज कर सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्टली चाहें तो आप ऑथराइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है प्रोसेस हमारा डेटा ट्रांसफ़र करने का। तो हमने अपना पेड क्लोज़ कर दिया। तो ये तो शीट में क्लोज़ करना हुआ, यहाँ पे मैंने ये करा कि शीट में क्लोज़ कर दिया। बेसिकली ब्रोकर में एक्चुअल क्लोज़ करना पड़ेगा आपको। तो VST इंडिया को मैंने आज क्लोज़ किया, जिसके 84 यूनिट्स मेरे पास टोटल थे। तो उसकी एंट्री आपको करनी होगी लास्ट रो में। ठीक है, किस दिन आपने सेल किया, कितने यूनिट सेल किए, कितना प्राइस पे सेल किया। ये क्लोज पेड ऑटोमेटिकली निकाल लेगा कि आज आपका प्रॉफिट लॉस कितने पे वो क्लोज हो रहा है। पिछला प्रॉफिट लॉस तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आज के हिसाब से क्या प्रॉफिट लॉस पे आपने क्लोज किया है वो हो गया। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट मैंने क्लोज किया था GICRE, उसका आज का प्रॉफिट लॉस ये हो गया। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। स्टॉक का कोड आ रहा है यहाँ पे, बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने कितना किया था वो आ गया, टोटल बुक प्रॉफिट आपने कितना किया, GICRE में मैंने प्लस में किया है तो ये टोटल है, मतलब आज तक जितना किया और आज जब मैंने क्लोज किया तो कितने पे लॉस पे क्लोज किया और अभी तक जो प्रॉफिट किया था सब ऐड होके ओवरऑल इतना है। और करंट होल्डिंग यूनिट्स यहाँ पे दिखाएगा। इन केस आपने यहाँ पे एंट्री नहीं करी है, ये लास्ट एंट्री ज़रूरी है अपना पेड क्लोज करने के लिए। देखिए आज मैंने एंट्री करी है 3 जून को कि 84 यूनिट सेल किए हैं। अगर इस एंट्री को मैं नहीं करूँगा, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेट करके मुझे करंट होल्डिंग यूनिट्स 84 दिखा रहा है, मतलब लास्ट एक्शन मैंने लिया नहीं है, इसलिए ये दिखाएगा। इसलिए मैंने ये कॉलम दे रखा है ताकि आपको पता चल जाए कि जिसमें ज़ीरो नहीं है उसमें एक एक्शन बाकी है, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है जो आपने सेलिंग कर दी है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा पेड क्लोज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे लिए। बाय न्यू पेड विद द मनी रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग द ओल्ड पेड। तो पेड क्लोज हो गया, हमने अपने ब्रोकर में सेल कर दिया, अब उससे हमें कुछ पैसे मिलेंगे। ठीक है, उन पैसों को हमें नए पेड में इन्वेस्ट करना है एज लम सम। तो वो कैसे करना है, वो तो सिंपल है। आप अपने PKJ शीट में जाएंगे, सबसे नीचे चले जाइए जहाँ पे आपका नया स्टॉक ऐड होना है। और आज मैंने ऐड किया है REC लिमिटेड 3 जून को, इतने यूनिट्स खरीदे तो 23,780 मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिए, जो एक स्टॉक को बेच के आए थे, और दूसरे स्टॉक को बेच के जो आए थे इंडस टावर में मैंने इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि ये मेरे नए पेड हैं तो इनमें लमसम इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आगे से ये सारे स्टॉक्स अपने 5 तारीख आते ही इनमें सिप्स हो जाएंगी। ये मैं ICICI डायरेक्ट में कर रहा हूँ, उसमें ऑटोमेशन है, तो मैंने पिछले सारे पेड के सिप्स क्लोज कर दिए हैं और नए वाले के सब सेटअप कर दिए, तो ऑटोमेटिकली 5th को सिप्स हो जाती हैं और फिर मैं यहाँ पे शीट में आके रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो दोस्तों इतना सिंपल है इस शीट को मेंटेन करना। अगर आप धीरे धीरे स्टेप तोड़ तोड़ के समझेंगे, बहुत आसान है इसे यूज़ करना। और ये आपका सारा ऑटोमेशन करके दे देती है, आपको सारी कैलकुलेशन करके दे देती है। यहाँ पे आप समरी शीट में जाएंगे तो आपको ये बता देगा कि आपके किस स्टॉक में क्या कहानी चल रही है, कितने आप यूनिट्स होल्ड करते हैं, उसका PKP एवरेज प्राइस क्या है। जैसे मैंने बताया PKP एवरेज प्राइस अलग होता है वर्सेस जो ब्रोकर में एवरेज प्राइस दिखता है। ठीक है, ब्रोकर वाला यहाँ शीट में नहीं दिखेगा, यहाँ सिर्फ PKP वाला एवरेज प्राइस दिखेगा। कितना प्रॉफिट आप बुक कर चुके हैं उसमें, कितना अभी करेंटली प्रॉफिट है, और ये सारी डिटेल्स आपको आपकी शीट में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इस शीट को परचेज़ करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस शीट को परचेज़ कर सकते हैं। और फिर परचेज़ करने के बाद जब आपको शीट का लिंक मिल जाएगा, फाइल में जाके मेक अ कॉपी करके आप अपनी शीट तैयार कर सकते हैं और उसमें अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप भी अपने पैसों के पेड़ लगाएं, पैसों के जंगल लगाएं और अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एक नई दिशा दें। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो कैसे उसमें चेंजेस करने हैं वो मैंने आज आपको बताया है। उन इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट में पूछिए, मुझे खुशी होगी आपको जवाब देने में। तो जल्दी ही मिलूंगा दोस्तों अगले वीडियो तक। नमस्कार।